यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट के यहाँ पर जो एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें डे नंबर 22 का करेंगे। ठीक है, डे 22 जैसे कि कल था, तो कल शाम को 6 बजे होना था, लेकिन शाम को 6 बजे थोड़ा सा बिजी से तो मैं नहीं करा पाया। तो यहाँ पे आज हम लोग मॉर्निंग में देख रहे हैं इसको। ठीक है, ये करेंगे। और सुबह मैं आपको टारगेट आज वाला दे चुका हूँ, टारगेट डे यहाँ पर 23। ठीक है, आपको पूरा करना है। उसके एमसीक्यूज हम लोग बाद में करेंगे। और यहाँ पर कल वाले के एमसीक्यूज यहाँ पर आप कर लो, पढ़ा भी होगा टॉपिक आपने। और यहाँ से इसके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है और डेट 6 मार्च का है। ठीक है, आज 7 मार्च है। गरीबी के प्रकार के संबंध में विचार करना है। पहले बोला निरपेक्ष गरीबी जो होती है, इसका अर्थ होता है बुनियादी जरूरतों और जैसे भोजन और आवास की कमी से होता है। पहला यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो निरपेक्ष गरीबी जो होती है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपनी बुनियादी और जैविक आवश्यकता जैसे कि भोजन, स्वच्छ पानी, आवास, कपड़े पूरा करने में असमर्थ होता है। भारत में गरीबी रेखा इसी अवधारणा पर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड बात है सापेक्ष गरीबी क्या होती है, इसका मापन समाज में आय असमानता के आधार पर किया जाता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी जो होती है ये तुलनात्मक होती है और ये आय की असमानता को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि समाज में 10% अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, उनके पास कितनी 90% यहाँ पर संपत्ति है, तो बाकी लोग क्या है, सापेक्ष रूप से गरीब माने जाएंगे। इसे लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से मापा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, सापेक्ष गरीबी को हम लोग किससे मापते हैं, इनसे दोनों से, है ना, इसे। तो तीनों पॉइंट जो मैंने दो पॉइंट ये, एक पॉइंट आपको बताया कि जो इसको गरीबी से मापते हैं, जो गिनी गुणांक और पे जो आपका लॉरेंज वक्र है, ये यहाँ पर इससे मापा जाता है इसकी गरीबी को, सापेक्ष गरीबी को। ध्यान रखना, निरपेक्ष गरीबी को नहीं मापते हैं। ठीक है, इससे। तो आंसर क्या होगा, दोनों करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 2 है गरीबी मापन समितियों के संबंध में विचार करना है। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कैलोरी खपत, स्थान पर पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के आधार बनाया था। सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो तेंदुलकर समिति है, ठीक है, इसने यहाँ पर 2009 में एक बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने केवल कैलोरी को आधार न मानकर शिक्षा स्वास्थ्य में होने वाली निजी खर्च को भी यहाँ पर गरीबी रेखा में गणना में शामिल किया था। सेकेंड है रंगराजन समिति ने अपने अनुमानों में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए प्रोटीन और वसा मानकों को शामिल किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रंगराजन समिति 2014 में उसने क्या किया था, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन और वसा, फैट, उनके मानकों को शामिल किया था। और ये कहना केवल शहरी के लिए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन है बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों के संबंध में विचार करना है। प्रछन्न बेरोजगारी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रछन्न बेरोजगारी, ये क्या होती है। देखो, प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, है ना। पहली बात क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ये जो प्रछन्न बेरोजगारी है, ये छिपी बेरोजगारी मान सकते हो। जैसे कृषि में जहाँ 2 लोगों की जरूरत है, वहाँ 5 लोग लगे रहते हैं। उन 3 अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादकता 0 हो जाती है ना। किसी जगह काम कर, अगर दूसरी जगह काम करते हैं तो उत्पादकता कुछ बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पर तो 0 है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्थव्यवस्था में संरचना में बदलाव का कारण उत्पन्न होती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि ये तब होती है जब उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल या स्किल या श्रमिकों को कौशल के बीच में बेमेल, जैसे कि कंप्यूटरीकरण, है ना, पुराने जो टाइपराइटर हैं उनको चलाने वाले बेरोजगार का होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात मान सकते हो। तीसरा, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। चक्रीय बेरोजगारी ये व्यापार जैसे बिजनेस साइकिल से जुड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, मांग गिरती है, तो इसकी छंटनी शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी कोरोना था, कोरोना पे क्या था, ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर जो प्राइवेट लोग थे ना, उनको बंद कर दिया था लोगों ने, क्योंकि उनका ज़्यादा आमदनी नहीं हो रहा था ना, पैसा अर्न नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर लोगों की जॉब भी कम कर दी, है ना। जहाँ पर 3 का काम था वहाँ पर 1 का कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी में आता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 सभी करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 4 है सरकारी योजनाओं और उनके उद्देश्यों के बारे में विचार करना है। मनरेगा, पीएम किसान, PMAY। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पीएम आवास योजना मतलब AY का मतलब, ठीक है। मनरेगा ग्रामीण रोजगारों, परिवार रोजगारों की गारंटी, है ना, पहली बात क्या होगी, यहाँ सही है। ठीक है, दूसरा, लघु एवं सीमांत किसानों को आवास सहायता, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो PM जो किसान है, ये योजना किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है, ना कि आवास सहायता देती है। ये बात करेक्ट है, दूसरी बात गलत होगी। तीसरी बात है प्रधानमंत्री आवास योजना जो होती है, ये इसका लक्ष्य होता है कि सबके लिए घर सुनिश्चित करना, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 5 है
सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में विचार करना है। ये बोला है 5वें नंबर क्वेश्चन में कि ये 17 लक्ष्य का एक समूह है जिसे वर्ष 2040 तक प्राप्त करने में और वैश्विक संकल्प लिया गया है। इसके लिए पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो 5वां स्टेटमेंट है इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 को अपनाया गया था और ये प्राप्त करने को लेकर के वर्ष 2030 तक बताया गया, ना कि 2040 तक। तो ये बात गलत हो जाएगी, पहली वाली बात है। सेकेंड बात है शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, इन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाएगी, ये इनका महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि शून्य पॉवर्टी मतलब शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी और एसडीजी 5 लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, ये इसका अभिन्न हिस्सा होगा। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कार्यान्वयन के संबंध में विचार करना है। नीति आयोग भारत में राज्यों की प्रगति मापने के लिए एसडीजी इंडेक्स इंडिया जारी करता है। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, और ये भारत में सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय और नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। यहाँ से आंसर मतलब पहली बात करेक्ट है। दूसरा, एक ये सूचकांक केवल केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करेगा, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सूचकांक भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दोनों की प्रगति को ट्रैक करेगा, एक को नहीं। ओनली 1 करेक्ट है। 7वां नंबर है अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और गरीबी के अंतर संबंध पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला इसमें कि मौसमी बेरोजगारी केवल शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता होती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र ग्रामीण में पाई जाती है, जहाँ बुवाई और कटाई के माध्यम से ही काम मिलता है, और शहरी क्षेत्रों में ये कुछ उद्योग जैसे कि बर्फ फैक्ट्री उसमें होती है, उस पर इसे केवल शहरी कहना गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है गरीबी का मापन करने के लिए उपभोग व्यय जो कंज्यूम होता है, ये एक्सपेंडिचर इसका महत्वपूर्ण मानक होता है, ये बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि भारत में गरीबी का आकलन पारंपरिक रूप से उपभोग व्यय जो होता है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, है ना, उसके आधार पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आय के अनुसार आंकड़े जुटाना कठिन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है। इसकी आंसर क्या होगा? 7वें का केवल 2 यहाँ से करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है भारत की प्रगति ढांचे एसडीजी के संबंध में विचार करना है। एसडीजी के लक्ष्यों में अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाती है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन उस पर केंद्रित होगी, जो भारत की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। सेकेंड बात है नीति आयोग के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एसडीजी रैंकिंग में उपयोग करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नीति आयोग राज्यों की रैंकिंग जारी करता है, जिससे क्या होता है कि राज्यों के बीच सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा मिलता है, और राज्य बेहतर रैंक पाने के लिए नीतिगत में सुधार करते हैं अपना। दोनों बातें 8वें का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक एसडीआई के बारे में विचार करना है। एसडीआई केवल आर्थिक विकास में केंद्रित होगा। पहली बात 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एसडीआई केवल आर्थिक विकास को नहीं बल्कि यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा पर भी क्या समान रूप से केंद्रित करता है ध्यान। पहली बात गलत है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य को जो नापने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होती है उसका उपयोग करेगा। सही बात है। तीसरी बात यहाँ से इसकी ये बोले कि इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई पर कैपिटा जीवन के स्तर को मापने के लिए उपयोग करेगा। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो बी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के क्षेत्र में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना किन मानकों के उपयोग में करते हैं? पहली बात है 10वें का पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है कि स्कूल जाने का औसत वर्ष। सही बात है, सही बोला है कि यहाँ पर यह देखा जाता है कि 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों में औसतन कितने स्कूल में बिताए हैं, कितने टाइम। सेकेंड बात स्कूल जाने के अपेक्षित वर्ष, ये भी बात क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह अनुमान लगाता है कि स्कूल जाने की उम्र वाला बच्चा अपने जीवन में औसत कितने वर्ष स्कूल में बिताएगा। ठीक है, तीसरी बात है उच्च शिक्षा में नामांकन दर। ये बात गलत है कि एचडीआई की गणना उच्च शिक्षा में नामांकन को एक अलग मानक के रूप में नहीं गिनता है, बल्कि उसके ऊपर दिए गए जो मानक है वही शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 11, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के संबंध में विचार करना है। स्वच्छ भारत मिशन एसडीजी 6
सौभाग्य योजना LTG 7, आयुष्मान भारत LTG 3। तो इन्हें से बोला कि कितने यहाँ पर सही होंगे मिशन, मतलब युग्म, मतलब ये बोला स्वच्छ भारत मिशन जो है LTG 6 में आएगा। सही है, क्योंकि सही, क्योंकि यहाँ पर ये स्वच्छ जल और स्वास्थ्य, स्वच्छता से संबंधित होगा। सही बात है। सौभाग्य योजना LTG 7, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना, जिसके तहत बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं सौभाग्य योजना में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है UPSC, है ना। काफ़ी अच्छा फ्रेम क्वेश्चन किया यहाँ पे। और आयुष्मान भारत क्या होता है? आयुष्मान भारत किस उसमें LTG में आएगा? तो आयुष्मान भारत जो है ये उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था कल्याण उसको लेकर के संबंधित होगा। ये भी बात करेक्ट है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन UPSC नए तरीके से, टॉपिक हमारे पास उतना ही है, घुमा कैसे पूछेगा, आपको योजनाओं देगा और यहाँ पर LTG दे देगा। ठीक है, सभी तीनों करेक्ट है। सी। क्वेश्चन 12 आते हैं, वित्तीय समावेशन के मुख्य उद्देश्य को लेकर विचार करना। बैंकिंग सेवाओं का समाज के अंतिम व्यक्ति गरीब तक पहुंचना। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन को लेकर के विचार करना कि क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं। पहला बोला बैंकिंग सेवाओं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक गरीब तक पहुंचना। पहली बात क्या है? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्योंकि यहाँ पर इसको मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराना। ठीक है, सेकेंड बात है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT का उपयोग करना। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार कम करेंगे, है ना। सीधे क्या होगा, पैसा हम DBT मतलब डायरेक्ट आपको अकाउंट में पैसे देंगे, जिससे क्या होगा, बीच में बिचौलिए खत्म होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। सही है। केवल शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं, बल्कि यहाँ पर जो विलेज में है ना, उनको लेकर के भी आप इसमें उद्देश्य उनका रखा जाएगा। ग्रामीण जो भारत के लोग हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती है। तो 1 और 2 करेक्ट है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन 13 नंबर है 13, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना के तहत केवल वेतनभोगी कर्मचारी के खाते खोले जाते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से 13 की गलत है, क्योंकि यहाँ पर जनधन खाता किसी भी नागरिक, जन मतलब लोग, धन मतलब पैसा, खाता मतलब पैसे हो गए, तो किसी के लिए भी यहाँ पर खाता खोलना, भारतीय नागरिक के लिए, विशेष रूप से उसके लिए जिसके पास कोई बैंक खाता नहीं है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा पहला। ये जीरो बैलेंस खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है। सही बात है। तीसरा, कुछ टाइम तक यहाँ पर पहले गवर्नमेंट बैंक में था ना, जैसे SBI हो गई, PNB हो गई, है ना, और आपका यूनियन बैंक हो गया। अब क्या यहाँ पर ज़्यादातर कुछ प्राइवेट बैंक भी यहाँ पर जीरो बैंक में अकाउंट खोलने लगे, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक अभी शायद जीरो पे किया था इसने, है ना, वो भी था। तो याद रखना है, पहला गलत है, दूसरा सही। तीसरा, ये वित्तीय समावेशन के लिए एक मुख्य तंत्र के रूप में काम करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर इसमें जीरो बैलेंस की सुविधा, यानी बैंक खाता बनाए रखने के लिए किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे क्या होगा, वित्तीय समावेशन को लेकर मुख्य तंत्र के रूप में काम करेगा। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 14 14 नंबर, सामाजिक क्षेत्र में विकास के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना होगा। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट बात है, इनको प्रशिक्षण दे करके, इनको कौशल दे करके रोजगार के लिए काबिल बनाना। सेकेंड बात, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी की पहुंच सुनिश्चित करना डिजिटल साक्षरता का हिस्सा होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि डिजिटल साक्षरता का मतलब केवल कंप्यूटर चलाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी के माध्यम से सरकारी सुविधाएं, ई-नाम, है ना, और ई-संजीवनी जैसे उनका लाभ उठाना। और ई-नाम मैंने टॉपिक भी दिया आपको, है ना, पढ़ने के लिए। तो क्या होगा, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 15, देखो आप अगर MCQs देख रहे हो ना, तो सुबह आप जो टारगेट होते हैं ना वो भी फॉलो किया करो, उसके अकॉर्डिंग MCQs होते हैं। आप वो टारगेट फॉलो करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये करोगे चीज़ें ना, तो और चीज़ें अच्छे से आपको गहराई से चीज़ें समझ आएंगी। UPSC पास करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं पास करना है, टेम्परेरी पढ़ना है, ऊपर पढ़ते रहो, नो प्रॉब्लम, और रिजल्ट अभी देख लोगे। जैसे फाइनल रिजल्ट अभी आया है ना, हिंदी मीडियम का क्या हाल है ना, वो उससे मतलब नहीं कि 20 रैंक आ गई तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं, 1 रैंक आ जाए तो भी अच्छा नहीं, 1 रैंक अगर 10 लोग आ जाए तो क्या अच्छा है, 1000 लोगों में नहीं अच्छा है ना। तो चीज़ों को समझो, समझ के लोगों की चीज़ों को समझो, बताया जा रहा है जो, उसको सब फॉलो करो चीज़ों को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य स्तंभों को लेकर कौन शामिल नहीं है? इसमें जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, सब शामिल होता है। ठीक है, स्वास्थ्य में आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में आपका जैसे कि जो प्राइमरी शिक्षा है और आगे की जो शिक्षा होती है वो, जीवन स्तर में आपका प्रति व्यक्ति जो होते हैं वो सब यहाँ पर शामिल होता है। तो तीनों करेक्ट होंगे, चौथा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT लाभों के संबंध में विचार करना है। ये सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसके माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी आती है, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर DBT का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि लीकेज को रोकना, है ना,
और ये पैसा सीधे खाते में जाना और बिचौलियों को खत्म होना, ठीक है। और भ्रष्टाचार से क्या होगा, कमी आएगी। दोनों बातें सही हैं। ये केवल स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं तक सीमित रहेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये आज भी यहाँ पर राशन में जैसे पीडीएस है ना, और उर्वरक सब्सिडी में, फर्टिलाइजर में, गैस कनेक्शन है ना, जैसे कि पहल गैस कनेक्शन है उसमें भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और छात्रवृत्ति भी जो हमारे होता है वो भी आपके अकाउंट में आती है ना, तो याद रखना है। ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो। ये आपसे बोल सकता है सिर्फ यहाँ पर जो राशन कार्ड में ही इसका उपयोग हो रहा है और कहीं नहीं है, तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया गैस सब्सिडी है ना, छात्रवृत्ति को लेकर के, उर्वरक सब्सिडी सब में भी होता है। तो 1 2 यहाँ से करेक्ट है। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर 16 का आंसर 1 और 2। क्वेश्चन 17 है सौभाग्य योजना के बारे में, इसका लक्ष्य क्या होगा? सौभाग्य योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहली बात देखो, इसका लक्ष्य है कि सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का लक्ष्य हर गरीब और ग्रामीण को बिजली कनेक्शन प्रदान करना होगा। सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना गलत है, बिजली की बात की जा रही है यहाँ पर। क्वेश्चन 18 सूक्ष्म वित्त के बारे में विचार करना है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करता है। पहली बात 18वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह है छोटे ऋण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने को लेकर वित्तीय रूप में सशक्त मदद करते हैं। मुद्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य केवल बड़े शहरी निगम को ऋण देना होगा। यह बात गलत है, क्योंकि मुद्रा योजना का उद्देश्य जो अनफंडेड को फंड देना, यानी छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, सूक्ष्म उद्योग है ना, उनको ऋण देना, ना कि बड़े निगमों को। ओनली 1 करेक्ट है, ये आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हो तो आप क्वेश्चन बताया करो, जैसे क्या यहाँ पे 40 या 41 या 42 क्वेश्चन है, तो आप बताओ कितने क्वेश्चन सही हैं आपके। 41 में कितने सही हैं? 5, 10, 20, 30, 35, 40 या 41 पूरे? 41 में 41 पूरे भी सही हैं, तो भी इतना जाके ऊपर हाईटेक में नहीं रहना कि हाँ मैं 41 में 41 हूँ, नहीं। अगर 5 है तो भी नीचे नहीं गिरना है ना, अपने आप में मेंटेन करके रखना है, बस ये चीज़ आप देखा करो अपना कितना मार्क्स आपका आया है ना, या कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन 19 मुद्रा योजना के बारे में विचार करते हैं। इस योजना के तहत छोटे व्यापारी को ऋण प्रदान दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। पहली बात 19 का करेक्ट है। ये छोटे सूक्ष्म उद्यम, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म सेक्टर, इनको ऋण प्रदान करती है। ऋण प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देना अनिवार्य नहीं है, एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा ऋण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर ये कोलेटरल फ्री, गारंटी मुक्त होता है, और ऋण लेने वाले के लिए कोई यहाँ पर संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों बातें एकदम डन करेक्ट हैं। 20 नंबर है ग्रामीण विकास और सूक्ष्म वित्त के संबंध में कौन सा सही होगा? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाएं को छोटे ऋण, माइक्रो क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं। 20 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ छोटा ऋण बड़े बदलाव लाएगा। सेकेंड बात है सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लक्ष्य केवल गरीब परिवारों को बचत प्रेरित करके ऋण देना नहीं होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म ऋण संस्थानों को मुख्य रूप से छोटे ऋण प्रदान करना ही नहीं, बल्कि ताकि लोगों को स्वरोजगार कर सके, उस केवल बचत प्रेरित करना इसका एकमात्र साधन नहीं है, ये एकमात्र लक्ष्य इसका ये नहीं है। सही बात है, मतलब यहाँ पर गलत हो गई है। तीसरा मुद्रा योजना छोटे व्यवसायों की गारंटी, बिना गारंटी लेकर रोजगार जो होगा, ऋण रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मुद्रा योजना 3 चरण जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण, उसको बिना गारंटी के ऋण स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। 1 और 3 करेक्ट है। दूसरा आंसर गलत होगा कि सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य कार्य छोटे ऋण प्रदान करना ताकि लोग स्वरोजगार कर सकें, जो केवल बचत प्रेरित करना है एकमात्र लक्ष्य नहीं होगा इसका, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 21 नंबर है जैम, कल मैंने टॉपिक को बताया था जैम, जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के बारे में देखते हैं। इसमें 21 इसमें बोला है कथन में जन धन योजना का मुख्य लक्ष्य वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना ताकि प्रत्येक परिवार के पास कम से कम बुनियादी बैंक खाता हो सके। पहली बात क्या होगी 21 की करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड आधार इस ट्रिनिटी में केवल एक भौतिक पहचान पत्र के रूप में काम करना, और इसको उपयोग लाभार्थियों के डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए नहीं कर सकते हम लोग। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल प्रमाण को लेकर भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि KYC के माध्यम से, डिजिटल भुगतान के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 डिजिटल अर्थव्यवस्था और मोबाइल बैंकिंग के बारे में विचार करना है। जेम ट्रिनिटी में एम मोबाइल का उद्देश्य, एम जो है मोबाइल, इसका उद्देश्य मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष
लाभ हस्तांतरण डीबीटी को प्रभावी बनाना होगा। पहली बात, 22वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, जेएम मॉडल प्राथमिक उद्देश्य सरकारी सब्सिडी के वितरण होने वाले रिसाव जो होते हैं उसको रोकना और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। ठीक है, ये भी बात सही है। क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है क्योंकि आप पर डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आएगा डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, तो सी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल साम्राज्य, आगे हम लोग हिस्ट्री में। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में विचार करना है। औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों और सैन्य शक्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। पहली बात, 23 का से करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा, और जो 25 वर्षों तक युद्ध में रहने के बाद खजाना खाली हो गया था और सेना थक गई थी इसमें। सेकेंड बात है, जागीरदारी संकट और मनसबदारी व्यवस्था में आई गिरावट मुगल साम्राज्य के पतन को संरचनात्मक कारण देखे गए थे। ये बात सही है। ठीक है, साम्राज्य की संरचना को कमजोर कर देता इसने। ठीक है, इससे प्रशासन, भ्रष्टाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। तीसरी बात देखते हैं, औरंगजेब की धार्मिक नीति ने साम्राज्य के भीतर राजपूतों और मराठों के महत्वपूर्ण समूह को असंतुष्ट कर दिया था। यह भी बात करेक्ट है क्योंकि औरंगजेब की कट्टर नीति ने जजिया करके पुनः क्रियान्वयन ने राजपूत और मराठों जैसे जो वफादार और लड़ाकू जो समूह थे उन्हें विद्रोही बना दिया था, जिससे साम्राज्य में आधार हिल गया था। इससे तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 डी। यहाँ से क्या होगा, 23 का करेक्ट आंसर होगा। 24 है, 18वीं शताब्दी में स्वैत बंगाल, अवध, हैदराबाद को उदय के बारे में विचार करना है। इन राज्यों को उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मुगल सत्ता पूरी तरह से औपचारिक संबंध नहीं तोड़े थे। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बंगाल, अवध, हैदराबाद को उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता था क्योंकि वे इनके संस्थापक जैसे निजामुल मुल्क कभी भी मुगलों से औपचारिक रूप से नाता नहीं तोड़ा था। वे मुगल सम्राट का नाम खुतबा पढ़ते थे और सिक्के चलाते थे, भले ही वे व्यापारिक रूप से स्वतंत्र होते थे। सेकेंड बात है, मुर्शिद कुली खान बंगाल के भू राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए इजारा व्यवस्था शुरुआत की थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। इजारा व्यवस्था मतलब क्या होती है, मतलब राजस्व के लिए कृषि या ठेकेदारी शुरू करना और नए जमींदारों का वर्ग का उदय करना। तीसरी बात है, सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अवध में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी और जमींदारी के विद्रोह को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। तो क्या होगा, डी यहाँ से सही आंसर होगा 24वें का। क्वेश्चन नंबर 25 होते हैं, मराठा साम्राज्य और पेशवाओं के प्रबोध के संबंध में विचार करना है। पेशवा बाजीराव और प्रथम के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत की ओर हुआ था और मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। 25वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, चौथा स्वदेश मुखी मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले प्रमुख कर थे। ये भी बात करेक्ट है, जिसका 1/4 भाग। ठीक है, जबकि सरदेश मुखी 1/10 भाग था और इसके द्वारा खुद को क्षेत्र में वंशानुगत प्रधान मानकर वसूला जाता था। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों की भारत पर शासन करने की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। 25 का डी। 26 है, सिख शक्ति के उदय और महाराणा रणजीत सिंह के संबंध में विचार करना है। पहली बात, महाराणा रणजीत सिंह सुरचकिया मिसल से संबंधित थे और उन्होंने सभी सिख मिसलों को एकीकृत करके शक्तिशाली राज्य बनाया था। पहली बात क्या होगी, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, रणजीत सिंह ने 12 मिसलों को सुरचकिया मिसल का नेतृत्व किया था और अपनी कूटनीतिक में से एकीकृत सिख राज्य मतलब पंजाब की स्थापना की थी। 1809 में अमृतसर की संधि के माध्यम से सतलुज नदी को रणजीत सिंह के राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा रेखा मान ली गई थी। क्या बात सही है, करेक्ट है। दूसरी बात भी करेक्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि 1809 के अमृतसर की संधि रणजीत सिंह की पूर्व और विस्तार को रोक लिया था और इसमें सतलुज नदी को सीमा निर्धारित कर दी गई थी। दोनों बातें सही हैं। रणजीत सिंह ने या उसकी सेना फौज एक खास एशिया की दूसरी सबसे बेहतरीन और आधुनिक सेना मानी थी। ये बात सोचना है, अच्छे पॉइंट है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 26 का 1, 2, 3 लास्ट वाला स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 था ना, हाँ 27 आते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन को लेकर के क्वेश्चन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित कर मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक सरकारी उपक्रम थी
जिसका खर्च फ्रांसीसी सरकार उठाती थी। सेकंड बात भी करेक्ट है। आपसे बोलिएगा भारत सरकार उठाती थी, याद रखना है। सेकंड करेक्ट है यहाँ से, लेकिन अगर बोलेगा भारत सरकार तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ये बात गलत है, क्योंकि ये अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी प्रयास था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अस्थायी और स्थायी में। 27 का आंसर ए 1 2। 28 नंबर है, कर्नाटक युद्धों को लेकर के विचार करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार था। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत में एंग्लो फ्रेंच के संघर्ष यूरोप जो के युद्धों का ही प्रतिबिंब था एक तरह से। सेकेंड, इन युद्धों ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय नौसेना यूरोपीय नौसेना की तुलना में अधिक आधुनिक थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय सेना भारतीय नौसेना की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और आधुनिक थी और उनकी जीत का मुख्य कारण बनी थी। सेकेंड बात गलत हो गई। वनडीबाज के युद्ध 1760 में भारत ने फ्रांसीसी साम्राज्य की संभावना पर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर के युद्ध 1764 के बारे में विचार करना है। इस युद्ध में कंपनी ने बंगाल नवाब और अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराया था। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को उत्तर भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दी गई थी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि 1765 की इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले थे, जिससे क्या हुई, व्यापारिक इकाई राजनीतिक शक्ति बन गई थी। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, इस युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया था। ये बात गलत है, क्योंकि हम पर अंग्रेजों ने तुरंत प्रत्यक्ष शासन नहीं किया था, बल्कि द्वैध शासन जो डुअल गवर्नमेंट है वो लागू किया था। पूरे भारत में प्रत्यक्ष कब्जा तो काफ़ी बाद में किया गया था, ठीक है। 1 2 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30, सहायक संधि को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। संरक्षित राज्य के अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। 30 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? करेक्ट है। भारतीय शासक अपनी कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा बोला है, कंपनी ने वादे के अनुसार राज्यों के आंतरिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने हमेशा वादा किया था और अपने आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार में ब्रिटिश रेजिडेंट राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक दखल दिया था। 1 2 करेक्ट है। 30 बनाते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संबंध में विचार करना। इस नीति के तहत गोद लिए गए उत्तराधिकारी को केवल निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया था, राज का नहीं दिया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 31 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सतारा इस नीति के तहत विलय होने वाले अंतिम रियासत थी। बात गलत है, क्योंकि सतारा इन नीति के तहत विलय होने वाला पहली रियासत थी, 1848 थी, अंतिम नहीं थी 1848 में। तीसरी बात है, डलहौजी अवध का विलय इसी नीति के आधार पर किया गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि अवध का विलय डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत पर नहीं बल्कि यहाँ पर कुशासन के आरोप में किया गया था। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। 32 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में विचार करना है। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठों का निजाम के साथ मिलकर एक शक्तिशाली मोर्चा बनाया था। 32 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, सालाबाई की संधि 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को सम्मत किया और 20 वर्षों की शांति स्थापना की थी। क्या बात सही है? सही बात है। तीसरा, टीपू सुल्तान ने जेकोबिन क्लब की सदस्यता ली और अपनी राजधानी स्वतंत्रता को वृक्ष लगाया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर खंड 4 है, क्वेश्चन 33 है। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में विचार करना है। उन्होंने तर्क दिया था कि प्राचीन हिंदू जो धर्म ग्रंथ है एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 33 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। ब्रह्म समाज ने वेदों अचूक माना और उनकी आलोचना की अनुमति नहीं दी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा कि ब्रह्म समाज ने कभी भी वेदों को अचूक नहीं माना था और राम मोहन राय का मानना था कि किसी भी ग्रंथ
को मानव तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा रहना चाहिए, मतलब कसा जाना चाहिए, और वेदों को अचूक मानने का विचार आर्य समाज का था। ओनली वन करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्र के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनमत तैयार किया था। क्या होगा? तीसरा करेक्ट है। एक और तीन सही है, आंसर 33 का ए। 34 आर्य समाज की विचारधारा के संबंध में विचार करना है। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और पुरोहितवाद का पुरजोर विरोध किया था। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, आगे, आर्य समाज में सामाजिक समानता की वकालत की, लेकिन महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये आर्य समाज की महिलाओं को शिक्षा में पुरजोर समर्थन किया था। आज भी कन्या गुरुकुल और डीएवी संसाधन जैसे जाल की सोच का परिणाम थे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरी बात है, तीसरा बोल रहा है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, ये स्वामी दयानंद की यहाँ पर प्रमुख दार्शनिक संरचना थी। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, 19वीं सदी में समाज सुधारक और कानूनी पक्ष पर विचार करना है। सती प्रथा निषेध कानून 1829 केवल ब्रिटिश क्षेत्रों तक ही सीमित था। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में यह कानून प्रेसिडेंसी के लिए था, लेकिन बाद में जल्द यहाँ से इसे पूरे ब्रिटिश भारत, मद्रास और बॉम्बे सहित यहाँ पर पूरे में लागू कर दिया गया था। पहली बात गलत है। सेकेंड, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। सेकेंड बात सही है। तीसरा, शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह को रोकने के लिए था, बाल विवाह रोकने से था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1929 में शारदा अधिनियम हर बिलास शारदा के नाम पर विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 कर दी गई थी। तो एक गलत था, 2 और 3 यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 3 सही है, तो 35 का होगा आपका बी। 36 है, ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज के बारे में विचार करना है। पहली बात है, उन्होंने जाति प्रथा को ईश्वर द्वारा निर्मित मानने से इनकार कर दिया था। पहली बात 36 का करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी ग्रंथों की चुनौती दी थी और तर्क दिया था, और जाति प्रथा शोषण का एक औजार बताया था जिसे मनुष्यों ने बनाया और ईश्वर ने नहीं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य दलितों को और निचली जाति जो थी, इनको क्या था? इनको उनके मानवाधिकार प्रति जागरूक बनाया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ से इसमें बोला है कि ज्योतिबा फुले ने तर्क दिया था कि शिक्षा ही दलितों की मुक्ति एकमात्र मार्ग होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, ठीक है, और उनका मानना था कि बिना शिक्षा के मति या बुद्धि नहीं आती है, और बिना बुद्धि के विकास संभव मुश्किल है, नहीं हो सकता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी में इसी संघर्ष को दर्शाती है। तीनों बातें करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 37 है, भू राजस्व प्रणाली की बारीकियों के बारे में विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया था। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1793 में कॉन्वालिस ने शुरू किया गया था और इससे जमींदार मालिक माना गया था, और राजस्व हमेशा के यहाँ पर तय कर दिए गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार को किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर थॉमस मनरो द्वारा मद्रास और बॉम्बे में लागू था। यहाँ रैयत किसान मतलब होते थे, जिसको बोलते थे रैयत, और सीधे सरकार को कर देते थे, इससे संबंधित है। दोनों बातें सही है। तीसरा, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महलवाड़ी उत्तर भारत, पंजाब, यूपी, जहाँ महल या गांव की इकाई बोलते थे, इसको सामूहिक रूप से समझौता होता था एक तरह से। तीनों बातें करेक्ट है, डी। 38, विऔद्योगिकरण जो है उसके बारे में विचार करना है। भारतीय बुनकर की आय में भारी गिरावट आई और वे कृषि मजदूर की ओर मुड़ गए थे। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बोल रहे हैं, भारत में पारंपरिक शहरों जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद की जनसंख्या को महत्ता में वृद्धि हुई थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण के कारण पुराने औद्योगिक शहर ढाका, मुर्शिदाबाद उजड़ गए थे, न कि यहाँ पर उनकी महत्ता बढ़ी थी, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत होगी। पहली बात सही थी। तीसरी बात यहाँ से इसमें बोला है कि ब्रिटिश निर्मित सस्ते सूती कपड़ों ने भारतीय हस्तशिल्प को बाजार से बाहर कर दिया था।
तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी, सही हो जाएगी। आंसर 1 और 3 सही है। ए नंबर। क्वेश्चन 39, धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के बारे में विचार करना है। ये सिद्धांत पहली बार दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में दिया था। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। ठीक है, सेकेंड बात है, निष्कासन का अर्थ है कि भारत का कच्चा माल और धन बिना किसी भौतिक लाभ के ब्रिटेन भेजा जा रहा था। तीसरी बात है, इस सिद्धांत को राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चेहरे को समझाने में मदद मिली थी। तीनों बातें क्या करेक्ट है। 39 का आंसर 1, 2, 3 डी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 40 है, 1857 के विद्रोह के कारण संबंध में विचार करना है। ला डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उसमें भारतीय राजाओं पर भारी असंतोष पैदा किया था। पहली बात क्या होगी, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सैनिकों को दी गई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करके खबर विद्रोह का तात्कालिक कारण बना दी गई थी। ये भी बात करेक्ट है, जिससे मेरठ विद्रोह ज्वाला और भड़क गई थी। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 41, विद्रोह की विफलता और उसके परिणाम के संबंध में विचार करना है। विद्रोह की विफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि इसमें एक संगठित विचारधारा और अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव था। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 1 और 2 करेक्ट है, क्योंकि 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के हाथों में चला गया था और सेना का पुनर्गठन हुआ था और अंग्रेजों ने रियासत को भविष्य में न हड़पने का वादा किया था। दोनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। देखो, अपने आप को अपने क्वेश्चन बताने कितने क्वेश्चन सही हुए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अगर एक भी सही ना हो तो भी बता दो, नो प्रॉब्लम। आप समझो, देखो अगर नहीं होगा ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलो मैं कहाँ मेरी गलती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बताओ कितने सही हैं, 20 सही हैं, 25 सही हैं, 30 सही, 40 सही, कितने क्वेश्चन सही हैं बताया करो। क्वेश्चन क्या दिक्कत है बताने में, है ना। टेलीग्राम पे बता दो, अगर आप यूट्यूब पर नहीं बता सकते आपको शर्म आती है। देखो, अगर बताने में शर्म आती है तो इसका मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे शर्म नहीं आनी चाहिए। अभी मैं भी यूपीएससी तैयारी करता हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब तैयारी किया था मैंने 2 से 3 साल पहले, तो क्या था इसमें कि मेरे मार्क्स पता है विजन में कितने आते थे। कभी एक बार तो माइनस में पहुँच गया था, -2, है ना। 0 तो बात ही छोड़ दो, उससे नीचे पहुँच गए थे। कितने में, वो भी 200 में। बहुत बड़ी चीज़ है ना, 100 क्वेश्चन मतलब -2 नंबर कि तुम 100 से भी कम, एक मतलब क्या 101 क्वेश्चन तुमने गलत कर दिए, ऐसा है। तो देखो, याद रखना कि वो डिपेंड नहीं करता है कि तुमने कितना क्वेश्चन किए कितने नहीं किए, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने किए, कैसी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो अपने को। ठीक है, अपने आप को मैनेज करना है, आपको करना है। कोई क्या सोच रहा है सोचने दो। ठीक है, पूरी दुनिया को मुझे नहीं खुश करना है, मुझे अपने आप को खुश करना है। राइट, तो एंड करते हैं इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ये आपका जो क्वेश्चन था कल के टॉपिक पर था, और आज के टॉपिक वाला क्वेश्चन कोशिश करेंगे आज शाम तक मैं करूँ, है ना। और जो ऐसा भी रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, टेलीग्राम पे आपको जुड़ के रहना है। और टॉपर्स कॉपी भी मैं लेके आने वाला हूँ, वो टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे सब। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।